हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। ईरान में हिजाब विवाद और बढ़ा, पुलिस कस्टडी में युवती की मौत के बाद महिलाओं ने विरोध में अपने बाल काटे, हिजाब जलाए। तो दोस्तों ईरान में पुलिस कस्टडी में हुई महसा अमीनी की मौत के बाद राजधानी तेहरान में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो दोस्तों महिलाएं विरोध जताते हुए अपने बाल काट रही है और हिजाब भी जला रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक ईरानी महिला पत्रकार मसीह अलीनेजाद ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो शेयर किए हैं और इन वीडियोस में महिलाएं बाल काटते हुए हिजाब को जलाते हुए दिख रही है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महिला पत्रकार ने वीडियो के साथ लिखा, ईरान की महिलाएं पुलिस कस्टडी में 22 साल की महसा अमीनी की मौत और हिजाब पहनना मैंडेटरी होने का विरोध ऐसे ही बाल काटकर और हिजाब जलाकर दिखा रही है। वही दोस्तों मसीह ने लिखा कि अगर लड़कियां 7 साल की उम्र के बाद अपना सिर कवर नहीं करती तो उन्हें स्कूल जाने नहीं दिया जाता है और न ही उन्हें कई नौकरी मिलती है। हम महिलाएं इस भेदभाव, अन्याय और अत्याचार से परेशान हो चुके हैं। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि ईरान उन देशों में एक है जहां इस्लामिक हिजाब पहनना महिलाओं के लिए अनिवार्य है और ईरानी महिलाओं ने मंगलवार को देश भर में एंटी हिजाब कैंपेन चलाया और बिना हिजाब की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ऐसा करके महिलाओं ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सख्त हिजाब नियमों को तोड़ा। वही दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए सोशल मीडिया पर नो टू हिजाब भी चलाया गया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह और शिकायतकर्ता पर आरोप, बोले अमानतुल्लाह और उनके सहयोगी ने वक्फ बोर्ड घोटाले में कमाए करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने और उनके सहयोगी ने घोटाले में करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि शुक्रवार को अमानतुल्लाह को दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती के नियम का उल्लंघन करने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने गिरफ्तार किया था और दोस्तों इसके बाद खान को 4 दिन की एसीबी कस्टडी में भेज दिया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि शिकायतकर्ता हाफिज इरशाद कुरैशी ने अमानतुल्लाह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सभी मानदंडों और सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए लोगों को बोर्ड में भर्ती करवाया है और नियुक्त किए गए लोगों में से कुछ अमानतुल्लाह खान के रिश्तेदार और करीबी भी थे। वही दोस्तों आपको बता दें कि कुरैशी ने दावा किया है कि भ्रष्टाचार पिछले 4 सालों से चल रहा था और अमानतुल्लाह खान और उनके करीबी सहयोगी ने करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि अमानतुल्लाह से कहा भी गया था कि वह कानूनी रूप से काम करे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वही दोस्तों खान पर 2018 से 2020 के बीच घोटाले के आरोप है और इसी साल अगस्त में एसीबी ने एलजी को पत्र लिखा था कि अमानतुल्लाह को वक्फ बोर्ड चेयरमैन पद से हटाया जाए क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही आक्रामक है और वह क्रिमिनल भी है। इसी के साथ दोस्तों चलता है आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कैप्टन अमरिंदर सिंह मिले नड्डा से, बेटे बेटी और कई पूर्व विधायकों मंत्रियों के साथ ज्वाइन करेंगे बीजेपी, अपनी पार्टी का विलय भी करेंगे। तो दोस्तों पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा को ज्वाइन किया है और दोस्तों उनके साथ उनका बेटा रणिंदर सिंह और बेटी जयइंदर कौर, मुक्तसर की पूर्व विधायक करण कौर बराड़, भदौर से पूर्व विधायक निर्मल सिंह भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। वही दोस्तों कैप्टन अपनी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का विलय भी बीजेपी में करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि कैप्टन रविवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे और वह सोमवार सुबह उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। वही दोस्तों इस मुलाकात के बाद नड्डा के साथ अपनी फोटो कैप्टन ने अपने फेसबुक पेज पे भी पोस्ट की। वही दोस्तों इस मुलाकात में नड्डा ने कैप्टन को कई राजनीतिक पारी के लिए शुभकामनाएं भी दी। वही दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा पंजाब में पार्टी के पुनर्गठन की तैयारी में है क्योंकि वर्तमान भाजपा प्रदेश प्रधान अश्विनी शर्मा का कार्यकाल खत्म होने वाला है और दोस्तों ऐसे में पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में विलय होने के बाद पार्टी नेतृत्व कैप्टन और उनके करीबियों को पंजाब में अहम जिम्मेदारियां सौंप सकता है। वही दोस्तों जनवरी 2020 में पंजाब भाजपा इकाई के प्रधान बने अश्विनी शर्मा का 3 साल का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म रहा है और वर्तमान विधानसभा में भाजपा के सिर्फ 2 ही विधायक है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बंगाल सहकारी समिति चुनाव में बीजेपी भारी, नंदीग्राम में भाजपा ने 12 में से 11 सीटें जीती। 2021 विधानसभा चुनाव में भी ममता इस सीट पर हारी थी। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में भाजपा
भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। तो दोस्तों भाजपा ने नंदीग्राम में सहकारी समिति के चुनाव में 12 में से 11 सीटों पर कब्जा किया है। और दोस्तों भेकुटिया समव्वय कृषि समिति के चुनाव में तृणमूल सिर्फ 1 सीट बचा पाई है। वही दोस्तों नंदीग्राम शुरू से तृणमूल का भी मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों 2021 में ममता बनर्जी यहाँ अपनी सीट हार गई थी और बीजेपी की यह जीत तृणमूल के लिए एक बड़ा झटका है। वही दोस्तों आपको बता दें कि नंदीग्राम सहकारी समिति के चुनाव में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस ने एक दूसरे पर हिंसा करने का आरोप लगाया और भाजपा ने कहा कि तृणमूल ने वोटिंग प्रक्रिया में दखल देने के लिए बाहर से लोग बुलाए। वही दोस्तों आपको बता दें कि कुछ महिलाओं ने तृणमूल के लिए एक पंचायत समिति सदस्य के साथ धक्का मुक्की करते हुए उनकी शर्ट भी फाड़ दी और दोस्तों उसे पुलिस ने रेस्क्यू किया। वही दोस्तों 13 सितंबर को ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भाजपा का न बन न चलो मार्च हिंसक हो गया है और दोस्तों प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई है। लेकिन दोस्तों कोलकाता के लाल बाजार एरिया में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी फूंक दी और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी भी की है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। केरल में ऑटो ड्राइवर की 25 करोड़ की लॉटरी लगी। ओणम बम्पर लॉटरी में जीता पहला इनाम, टैक्स कटने के बाद मिलेंगे 15.75 करोड़ रुपए। तो दोस्तों केरल में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की किस्मत चमक गई है। तो दोस्तों ओणम बम्पर लॉटरी में उसकी 25 करोड़ की लॉटरी लगी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम के श्रीवहरम में रहने वाले अनूप ने शनिवार रात को इस लॉटरी का टिकट खरीदा था, जिसके नतीजे रविवार को घोषित किए गए और दोस्तों टैक्स कटने के बाद अनूप को 15.75 करोड़ रुपए मिलेंगे। वही दोस्तों आपको बता दें कि इस साल का बम्पर इनाम केरल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा इनाम है और पहले इनाम में 25 करोड़, दूसरे में 5 करोड़ और दोस्तों तीसरे इनाम के तौर पर 10 लोगों को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए हैं और दोस्तों टिकट बेचने वाले एजेंट को भी लॉटरी के इनाम में से कमीशन दिया जाएगा। वही दोस्तों इस साल केरल में 67 लाख ओणम बम्पर लॉटरी टिकट प्रिंट किए गए थे, जिनमें से तकरीबन सभी बिक भी गए। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सियाचिन ग्लेशियर पर इंटरनेट सर्विस शुरू, 19,061 फीट की ऊंचाई पर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस एक्टिवेट, भारतीय सेना को मिलेगी मदद। तो दोस्तों दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड यानी सियाचिन ग्लेशियर पर भी इंटरनेट की सुविधा शुरू हो गई है। तो दोस्तों इंडियन आर्मी की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प ने इस दिशा में ये अहम कदम उठाया है। तो दोस्तों फायर एंड फ्यूरी कॉर्प ने सियाचिन की 19,061 फीट की ऊंचाई पर सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस को एक्टिवेट कर दिया है और दोस्तों इस क्षेत्र में इंटरनेट सर्विस रविवार को ही शुरू कर दी गई थी। वही दोस्तों आपको बता दें कि पहले इस क्षेत्र में इंटरनेट ना होने के कारण भारतीय सेना को मैसेज भेजने में काफी परेशानी होती थी, लेकिन दोस्तों अब सेना को खुफिया जानकारी साझा करने में और आसानी होगी। वही दोस्तों इसके अलावा वे अपने घर परिवार और रिश्तेदार से भी बातचीत कर सकेंगे। हालांकि दोस्तों इस सर्विस का उपयोग किन किन कामों के लिए किया जाएगा इसका खुलासा नहीं किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सेना खुद को लगातार एडवांस करने में लगी हुई है और वे खुद को लगातार अपग्रेड कर रही है और बॉर्डर पर अपनी तैयारियों को लेकर मजबूत कर रही है। वही दोस्तों सीमा से सटे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगातार डेवलप कर रही है और दोस्तों इसी के साथ ही ऑपरेशनल और रणनीतिक तैयारियों पर भी सेना का फोकस है। और दोस्तों सेना का यह कदम चीनी सेना की आक्रामकता के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 2023 में आ सकता है ओयो का IPO, SEBI के पास नए डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए, कंपनी की सेल्स बढ़ी और घाटा कम हुआ। तो दोस्तों ओयो हॉस्टल का IPO 2023 की शुरुआत में आ सकता है। वही दोस्तों होटल बुकिंग कंपनी ने सोमवार को SEBI के पास एक नए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए हैं। वही दोस्तों ओयो ने नवंबर 2021 में IPO डॉक्यूमेंट दाखिल किए थे, लेकिन कोरोना महामारी ने कंपनी को नुकसान पहुंचाया और उसे हजारों नौकरियों में कटौती करनी पड़ी, जिसके बाद इस साल की शुरुआत में IPO लिस्टिंग की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। वही दोस्तों आपको बता दें कि ओयो की तरफ से सोमवार को फाइल किए गए अडेंड से पता चलता है कि FY23 के पहले क्वार्टर यानी अप्रैल, मई और जून में कंपनी की सेल बढ़ी है और घाटा कम हुआ है। वही दोस्तों ओयो का पहली तिमाही में ऑपरेशन से रेवेन्यू 1459.3 करोड़ रुपए रहा। वही दोस्तों आपको बता दें कि फर्म ने Q1 FY23 में प्रति होटल ग्रॉस बुकिंग वैल्यू में 47% तक की बढ़ोतरी दर्ज की और दोस्तों ये 3.25 लाख रुपए रही, जो कि FY22 में 2.21 लाख रुपए थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जम्मू कश्मीर में पहली बार वोट डालेंगे पाक शरणार्थी, पाकिस्तान से आए 5400 परिवारों को 68 साल बाद जमीन का हक मिला।
तो दोस्तों जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जमीन का मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो दोस्तों सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 1947 के बाद 5400 परिवार पाकिस्तान से जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों में आए थे और दोस्तों अधिकांश हिंदू और सिख थे और यह परिवार कठुआ, सांबा और जम्मू के जिलों में बस गए। वही दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ दशकों में शरणार्थी परिवारों की संख्या बढ़कर 22,000 हो गई है। वही दोस्तों इसलिए यह एक मजबूत वोट बैंक बनकर उभरा है और दोस्तों राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक इन्हें वोटिंग का अधिकार मिलने से विधानसभा चुनाव में भाजपा को फायदा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 370 के दौरान इनके पास विधानसभा चुनाव में वोट डालने का हक नहीं था और करीब 6 विधानसभा सीटों पर इनके वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ओडिशा के सरकारी अस्पताल में 13 बच्चों की मौत, 18 दिनों के भीतर हुई मौतें, डॉक्टरों के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, स्वास्थ्य मंत्री ने मांगी रिपोर्ट। तो दोस्तों ओडिशा के एक सरकारी अस्पताल में 18 दिनों में 13 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। तो दोस्तों मामला राज्य के क्योंझर जिले का है, जहां मृतक बच्चों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया है और दोस्तों परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर और नर्सों की लापरवाही के कारण बच्चों की मौत हुई है। वही दोस्तों अब आपको बता दें कि अब इस मामले पर ओडिशा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एन.के. दास ने क्योंझर प्रशासन से को रिपोर्ट मांगी है और दोस्तों मंत्री ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताते हुए कहा है कि बच्चों की मौत कैसे हुई इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं और दोस्तों उन्होंने कहा है कि मैंने क्योंझर जिले के अधिकारियों से घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने को कहा है। वही दोस्तों आपको बता दें कि मिथुन नायक ने आरोप लगाया कि मेरे छोटे भाई के बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और डॉक्टर और नर्सों की लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई। वही पीड़ित परिवार का आरोप है कि बच्चे को आईसीयू में भर्ती कराया गया था और समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। वही दोस्तों इमरजेंसी की स्थिति में डॉक्टर और नर्सों को हमें उपलब्ध रहना चाहिए, लेकिन वे शनिवार रात मौजूद नहीं थे। वही दोस्तों परिजनों का यह भी कहना है कि डॉक्टरों ने स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट का दौरा नहीं किया, जहां गंभीर रूप से बीमार बच्चों का इलाज चल रहा था और इसके चलते बच्चों की मौत हो गई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 5 जजों की बेंच करेगी सजाए मौत पर फैसला, एससी बोला गाइडलाइन के लिए संविधान पीठ बने, पिछली बार कहा था मौत की सजा पलट नहीं सकते। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौत की सजा से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए इसके लिए संविधान पीठ बनाने का आदेश दिया है। तो दोस्तों सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा है कि ऐसे सभी मामले जिसमें मौत की सजा विकल्प है उन्हें कम करने वाली परिस्थितियों को रिकॉर्ड में रखना जरूरी है। हालांकि मौत की सजा को कम करने वाले हालात को आरोप साबित होने के बाद ही दोबारा दर्ज किया जा सकता है। वही दोस्तों आपको बता दें कि संविधान पीठ बनाने का आदेश देने से पहले बेंच ने कहा है कि एक आरोपी को मौत की सजा देने से पहले सुनवाई के संबंध में कई विरोधी फैसले थे। तो बच्चन सिंह मामले में कोर्ट ने भारत के 48वें विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार मौत की सजा देने से पहले आरोपियों की अलग सुनवाई अनिवार्य कर दी थी। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि मौत की सजा कम करने और दोषी का पक्ष सुनकर फैसला लेने का यह मामला इरफान नाम के शख्स की याचिका के बाद सामने आया। इसमें निचली अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसे जारी रखा था। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।